आज हम पढ़ेंगे ग्रामर व्याकरण का पाठ 1 भाषा। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं पाठ 1 भाषा और व्याकरण। पिछली कक्षाओं में आप भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। भाषा किसे कहते हैं? आइए भाषा की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानकारी दे दें आप लोगों को। जब शुरू में मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वह भाषा के बारे में जानता नहीं था, तब वह इशारों से ही अपने विचारों को प्रकट करता था। फिर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ आवाजें निश्चित वस्तुओं और कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। उसके बाद उसने पत्थरों और चट्टानों के द्वारा लिखकर या चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से भाषा बनती चली गई। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है। केवल मनुष्य ही नहीं, भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी आवाज में बातें करते हैं, लेकिन वे भाषा के माध्यम से अपने भावों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। जैसे कुत्ते का भौंकना, चिड़िया का चहचहाना आदि। ये भाषा नहीं है। अगर ये भाषा नहीं है तो फिर भाषा क्या है? भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हम कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के रूप: मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। जब हमें कोई बात कहनी होती है, किसी से कुछ बात करना रहता है या उसे बताना रहता है, तो हम बोल करके उसे बताते हैं, तो वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और दूसरे सुनकर उन्हें समझते हैं। जिनसे हम बातें कर रहे हैं, जिन्हें हम बता रहे हैं, वो उसे सुनकर के समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे फोन पर एक दूसरे से बातें करना, गाना सुनना आदि। लिखित भाषा या भाषा का लिखित रूप: अपने मन के भावों और विचारों को जब हम लिख करके प्रकट करते हैं, जो हमको कहना है, जो हम कहना चाहते हैं, उसको जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं या हम लिख करके बताते हैं, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है या प्रकट करता है, तो दूसरे पढ़कर समझते हैं। यह लिखित रूप है। लिखित भाषा को लिपि द्वारा प्रकट किया जाता है। लिखित भाषा को लिपि के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल करना, अखबार पढ़ना आदि। हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं। हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं।
यही तो भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। ध्यान से सुनिए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। अपने मन के भावों और विचारों को जब हम दूसरों के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करते हैं और दूसरा सुनकर के उसे समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है, जैसे फोन पर एक दूसरे से बातें करना, गाना सुनना आदि। लिखित रूप, अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो हमें कहना है, जो हम कहना चाहते हैं, उसे हम लिख करके प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। पत्र लिखना, ईमेल करना, अखबार पढ़ना आदि। हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। यही तो भाषा है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, भारत में भी अनेक भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, भारत में भी अनेक भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाएं, 22 जो भाषा होती है वो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। नाम ध्यान से सुनिए, जिन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है भारतीय संविधान के द्वारा। जिस भाषा को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है उनके नाम सुनिए। हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी, बोडो। जिन भाषाओं को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है उनके नाम ध्यान से सुनिए। हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी, बोडो। ये सब भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है। मातृभाषा, मातृ अर्थात माँ। माँ और परिवार से सीधी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। घर में जो आप बातें करना सीखते हैं इसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है तो वह हिंदी बोलता है। तमिल परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है वो तमिल भाषा में बात करना सीखता है। राजभाषा, राजभाषा का अर्थ है राज काज या सरकारी काज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा। भारत में अनेक राज्य हैं और हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे
जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम और असम में असमिया। भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा सामान्य रूप से समझी और बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई पड़ रही है? अब है संपर्क भाषा। वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है। वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है, संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात जो वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर आपस में जोड़ने का कार्य करती है। भारतीय अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं। भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग भाषा के बोलने वाले होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के द्वारा वो आपस में बने हुए हैं या आपस में बातचीत कर सकते हैं। बोली, बोली किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है, भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। इसके अलावा भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है। अब बोली और भाषा में अंतर क्या होता है? बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। ध्यान से सुनिए, बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? बोली जो होती है वो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है, लेकिन भाषा जो होती है वो बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। भाषा का क्षेत्र, पहले हमारे देश में 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, मैंने भी बताया आप लोगों को, लेकिन अब 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। नाम यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे देखिए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली, संथाली। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रकार विश्व भर में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी विशेष भाषाएं होती है। कुछ देशों की विशेष भाषाओं के बारे में जानिए। भारत में हिंदी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, अरब देशों में अरबी, स्पेन में स्पेनिश, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। कैसे उन्हें लिखा जाए, तो इन्हें ही लिपि कहते हैं। यह भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। जैसे यदि हमें विद्यालय शब्द लिखना हो तो हम लिखेंगे विद्यालय। विद्यालय शब्द को अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग तरह से लिखा गया है। लिखने की इस विधि को ही लिपि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितना हमने समझाया समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया?
आरसी समझ में आया? आरसी समझ में आया? आरसी समझ में आया? यस मैम। समझ में आ रहा है आपको? स्क्रीन यस मैम। स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा है? यस मैम, बट आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? भाई मैम क्लियर भाई क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? चेष्टा आपको समझ में आया? मैम यस मैम, समझ तो आ गया, लेकिन जो आप बता रहे हो उसको लिखना भी है। हाँ, आपको लिखना है बेटा, आपको मिल जाएगा पोर्टल पे, है ना? आप देख लीजिएगा। यस मैम। परिभाषा मैम यही लिखना है ना जो आप दिखा रहे हो? परिभाषा लिखना है। परिभाषा है, प्रकार है, लिपि है, जो जो आप डला हुआ रहेगा। यस मैम। आदि, हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? आदि यस मैम। समझ में आया आपको यहाँ तक जितना हमने समझाया? यस मैम। अजय समझ में आया आपको? अजय आपको समझ में आ रहा है? अनम्यूट करिए अपने आप को अजय। अनंत समझ में आ रहा है? अनंत यस मैम। यस मैम। ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा आपको, ध्यान से सुनिए। यस। आगे बढ़ते हैं, सुनिए आप लोग। कुमार पाल, रेज योर हैंड बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? मैम आपने जो अभी तक प्रेजेंटेशन दिखाया उसको सबको लिखना है क्या? नहीं, सबको नहीं लिखना है। जैसे भाषा किसे कहते हैं, हम आपको पोर्टल में डला हुआ मिलेगा आपको, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। नोट्स मिलेगा आपको ग्रामर, यस मैम। उसे आप नोट करिएगा। आरसी कुछ कहना है आपको? आरसी कहना है? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौदह सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, लिपि के बारे में बता दें। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी, बंगाली भाषा की लिपि होती है बांग्ला, जर्मन भाषा की लिपि होती है रोमन, और फ्रेंच भाषा की लिपि होती है रोमन। आगे समझ में आता? अब हम पढ़ते हैं भाषा। व्याकरण के बारे में जानकारी, कि व्याकरण क्या चीज होता है। व्याकरण के बारे में बताएंगे कि व्याकरण क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण करना। व्याकरण, या हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग करना सिखाता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो। भाषा प्रयोग से अधिक शीघ्रता से सीखी जा सकती है। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि कोई और भाषा सीखी जाती है तो उसके ज्ञान के लिए शुद्ध शब्दों तथा वाक्यों के प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है।
जैसे भारत में अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए, शुद्ध बोलने एवं लिखने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। अभिव्यक्ति का सर्वोच्च साधन भाषा ही है। भाषा को व्यवस्थित रूप देने में व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण ही भाषा का मानक रूप निर्धारित करता है। व्याकरण के मुख्य अंग, ध्यान से सुनिए, आप लोग पिछली कक्षा में इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, ध्यान से सुनिए। व्याकरण के मुख्य अंग, वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्यों का। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। भाषा वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्णों और शब्दों का संयोजन एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने में होता है। निखिल विद्यालय जाता है, उदाहरण ध्यान से सुनिए। निखिल विद्यालय जाता है। निखिल कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म और जाता है क्रिया के अंतर्गत आएगा। व्याकरण शास्त्र में इन्हीं तीनों वर्णों, शब्दों और वाक्यों के स्वरूप का निर्माण विस्तार से इसका वर्णन किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वर्ण विवेक, ध्यान से सुनिए। पहला है वर्ण विवेक, दूसरा है शब्द विवेक और तीसरा है वाक्य विवेक। तीसरा है वाक्य विवेक। व्याकरण शास्त्र में वर्णों, शब्दों और वाक्यों के स्वरूप का निर्माण तथा विस्तार का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विवेक, दूसरा है शब्द विवेक और तीसरा है वाक्य विवेक। समझ में आया आप लोगों को? ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए। आज हम पढ़ रहे हैं भाषा, व्याकरण, लिपि, बोली, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। पशु पक्षी भी अपनी आवाज में बात करते हैं, लेकिन वे भाषा के माध्यम से अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते, आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। भावों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं होते, जो मनुष्य के अंदर होती है। हम बता सकते हैं, अगर हमको कुछ बोलना है तो बोल करके हम बता सकते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ध्यान से सुनिए। भाषा किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हार्दिक, आपको समझ में आ रहा है? हार्दिक, हार्दिक आपको समझ में आया? हार्दिक, समझ में आया आपको? अजय, आपको समझ में आया? अनम्यूट करिए अपने आप को। अजय, आपको समझ में आया? यस मैम। दिखाइए आप। अजय अपना फेस दिखाइए। अजय अपना फेस दिखाइए स्क्रीन पे। मैम स्क्रीन पे आइए आप।
मुश्किल क्या है आप? आपकी जगह कोई और बैठा है क्या? अजय, आपकी जगह कोई और बैठा है? मैम मैं हर्ष हूँ, ये मेरे पापा का फोन है। आप कहाँ गए हैं? आप अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास? मैम कर तानी, समझ में आया आपको? तानी, मैम लिपि क्या होती है? बेटा लिपि लिखने की लिपि क्या होती है? लिखने हाँ कहते हैं। जो भी हमको लिखना है हम उसको जमा करके जब लिखते हैं उसको, तो उसे लिपि कहते हैं। अच्छे से मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सुंदर ढंग से जो हम लिखते हैं, जमा करके हम लिखते हैं शब्दों को, उसे लिपि कहते हैं। आई समझ में? आवाज आ रही है हमारी? हाँ और कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक रूप क्या होता है या मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भावों और विचारों को जब जब हम बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा सुनने वालों से सुनकर के समझता है, तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में फोन पर बातें करना, गाना सुनना, ये सब उसके मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा में पत्र लिखते हैं, जो आप ईमेल करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। इसके बाद है बोली। भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। ध्यान से सुनिए, बोली किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी होती है, उत्तर प्रदेश ना। इसके अलावा भोजपुरी होती है, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ये सब बोली के अंतर्गत आता है, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है। अब आपसे बोला जाए कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है। बोली जो है वो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। बोली का साहित्यिक, मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली जो है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यताएं प्राप्त हुई हैं, उनके नाम दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। 22 भाषाओं को मान्यताएं प्राप्त हुई है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ओडिया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली, संथाली। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रकार विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी विशेष भाषाएं होती हैं। भारत में हिंदी बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश,
चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी और अरब देशों में अरबी। लिपि किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, ताली ध्यान से सुनिए। लिपि किसे कहते हैं? भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी, बंगाली की लिपि बांग्ला, जर्मन की लिपि रोमन और फ्रेंच की लिपि भी रोमन होती है। मातृभाषा, मातृ अर्थात माँ और परिवार से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। जो हम अपने घर में सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। अगर वो हिंदी भाषी परिवार में जन्म लिया है तो उस बालक की मातृभाषा हिंदी होगी। अगर कोई बच्चा तमिल परिवार में जन्म लिया है तो उसकी मातृभाषा तमिल होगी। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज या सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया या राजभाषा की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपर्क भाषा क्या होती है? वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है। वह भाषा जो लोगों के बीच में बातचीत करने का माध्यम बनती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम और असम में असमिया। भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा सामान्य रूप से बोली जाती है और समझी जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। बोली अब हम पढ़ेंगे। व्याकरण के बारे में, बोली हो गया, लिपि के बारे में पढ़ लिए, बोली क्या होता है ना, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण करना। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण करना। हम व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण के मुख्य अंग, ध्यान से सुनिए, व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? तो व्याकरण के मुख्य अंग 3 होते हैं या उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विवेक, दूसरा है शब्द विवेक और तीसरा है वाक्य विवेक। तीसरा है वाक्य विवेक। समझ में आया आप लोगों को? रूबी, आपको समझ में आया? रूबी? यस मैम। समझ में आ गया? कोई डाउट है? मैम वो लिपि किसे कहते हैं समझ नहीं आया। लिपि
के ढंग को लिपि कहते हैं। जो हम अच्छे से लिखते हैं ना, सुंदर से तरीके से जमा करके शब्दों को, उसे लिपि यस मैम। लिपि कहते हैं। आरती, समझ में आया आपको? यस मैम। कोई डाउट है आपको? नो मैम। अजय, आपको समझ में आया? अजय, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए अपने आप को। अजय, अजय, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए अपने आप को अजय। अपना फेस दिखाइए, स्क्रीन पे अपना चेहरा दिखाइए हमको। अजय, अनम्यूट करिए अपने आप को। अजय, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं कि खाली नाम से हो रहा है आपका, कि कोई और बैठा है आपकी जगह पे? अजय, अनंत, आपको समझ में आया? अनंत? यस मैम। यस मैम। मंडे को आप लोग का पार्ट 3 और पार्ट 4